दारू की वजह से, बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से उसको वहाँ अटैक आया होगा, उसकी मौत हो गई। स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि इसमें जल्द से जल्द जय श्री अविनाश आहिर और तहसीलदार को आरोपी बनाकर सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में नाम हो, तरक्की हो, तो हर नागरिक को हायर एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन की लेना चाहिए। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मुश्ताक निहाल अहमद साथी निहाल अहमद साहब के बेटे मुश्ताक निहाल अहमद और शफीक राना, इन लोगों की जानिब से मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें जमूर हाई स्कूल मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर जमूर हाई स्कूल तनाज़े से मुताल्लिक बात हुई थी। मगर के दौरान शफीक राना और मुश्ताक निहाल अहमद ने कुछ मुतनाज़ा बात की। साजिदा मैडम से मुताल्लिक उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे उनकी बदनामी का खतरा था। इस बात को लेकर साजिदा निहाल अहमद ने आज आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने शफीक राना और मुश्ताक निहाल अहमद के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई कि गुज़िश्ता माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों की बदकलामी की वजह से मेरी इज्जत के इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने इस बाबत मुकदमे का इंदराज किया। गुज़िश्ता कल मौसम पुल शिवाजी पुतला के अतराफ में एक नौजवान की लाश पाई गई। मुस्लिम नौजवान होने की वजह से जिया मुस्कान वगैरह को तलब किया गया। जब इन लोगों ने तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि ये नौजवान गोल्डन नगर खलील हाई स्कूल के पास का साकिन है, जिसका नाम शहजाद खान पठान बताया जा रहा है। जायद शराब नोशी की वजह से उसका लीवर और गुर्दा डैमेज होने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। बताया जा रहा है कि जायद शराब नोशी की वजह से इसकी मौत हुई होगी। बदन पर किसी भी तरीके का चोट का नुकसान नहीं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि जायद शराब नोशी की वजह से इसकी मौत हुई होगी। बहरहाल जिया मुस्कान वगैरह ने मुतवफ़्फ़ी की लाश वर्षा के हवाले की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुहर्रम 18 जुलाई 2025 बरोज़ जुमा, आज दोपहर में तकरीबन 3 बजे करीब ये हमारे आर.के. भाई प्रशांत इलेक्ट्रिक के पास से कुछ और जिम्मेदारान शिवाजी पुतला प्रशांत इलेक्ट्रिक ICICI बैंकों के पास के कुछ रहवासी जो दुकान धंधा करने वाले अफराद है, उन लोगों ने मुझको फ़ोन किया और बताया कि अंदाज़न 35-30 साल का एक नौजवान है, उसकी यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। तब मैं फ़ौरन मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के PI उनसे रब्ता किया, सैयद शहबाज भाई इनसे रब्ता किया, सुनील डांगे इनसे रब्ता किया LCB के, और इन लोगों को इस बात की इत्तला दी कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है और आप लोग यहाँ आ जाओ। उसके बाद मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन LCB और दीगर पुलिस ऑफिसरान वहाँ पर आए। आने के बाद उन लोगों ने उसकी बारीक बीनी से जांच की। कोई विजिबल मार्क, मर्डर, हादसा, इस चीज़ की जांच की, मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। एक ऐसा बात वहाँ सामने आई कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पिया, दारू पीने की वजह से उसका लीवर, किडनी वगैरह ख़राब हो गई है। और मज़ीद ये कि दारू की वजह से, बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से उसको वहाँ अटैक आया होगा, उसकी मौत हो गई। बहरहाल मैं मालेगांव शहर के हमारे नौजवानों से बहुत अहम अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि नशा सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। नशा इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देता है, नशा इंसान की फैमिली तबाह कर देता है, नशा इंसान का दोनों जहाँ स्वर्ग यानी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देता है। नशे से दूर रहो, दारू छोड़ो, कुत्ता गोली जो भी नशा करते हो आप नशा छोड़िए। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे अपील करता हूँ। और आज के इस काम में हमारे साथ में हमारी टीम के और हमारे ख़ास तौर से हमारे मुखलिस दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई एजाज एमाशी, सौद अंजुम, R.के. भाई और ख़ास तौर से आमिर सऊदी, और ये हमारे अब्दुल रहमान वर्ल्ड सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले के लड़के अब्दुल रहमान भाई। कल भी इन्होंने एक बड़े मियाँ 70 साल के बेवारस पड़े थे, वहाँ पर जब इनको बुलाए तो इन्होंने वहाँ पर आए और हमारे साथ में वो बड़े मियाँ बहुत खस्ता हाल में थे, उनको वहाँ पर हमने नहलाया धुलाया और उसके बाद इनकी एम्बुलेंस में यहाँ लेकर आए। और अभी भी अप्सरा होटल से कैब भाई का फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पर भी एक बुजुर्ग पड़े हुए उनको उठाना है। मैं इन लोगों को सल्यूट करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के फी सबुल्लाह लोगों की खिदमत के लिए आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह इन तमाम लोगों को बेहतरीन जज़ा खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन निज़ाम जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। लोग जानते हैं कि अब तक रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जन्म दाखिले मामले में कुल मिलाकर 4 FIR अब तक दाखिल हो चुकी है और चारों FIR के अंदर ना कोई बांग्लादेशी मिला, ना कोई रोहिंग्या मिला और ना ही किसी का झूठा जन्म दाखिला मिला जो बांग्लादेश से आके मालेगांव में स्थायिक हुआ है। ये FIR दाखिल करने के पीछे का मकसद भी मुझे कुछ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें अगर एक चीज़ देखी जाए
कि चाहे फिर वो CR 40, 51, 138 हो या फिर CR 103 हो, इसमें FIR दाखिल करने वाले कौन हैं। जो तीनों FIR छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, ये दाखिल करने वाला कोई और नहीं, विशाल नागराज सोनवणे एक तहसीलदार हैं। और जो चौथी FIR किला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, वो कोई और नहीं तो जयश्री अविनाश आहिर हैं, जो हेल्थ ऑफिसर हैं मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। रिसेंटली मैक्सिमम आरोपी की तरफ से एडवोकेट वासिफ साहब और हम पैरवी कर रहे हैं, तो हमने बार बार ये सवाल कोर्ट के सामने पेश किया कि आखिर में सब वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, टोटल इसकी हिरार्की अगर देखी जाए तो आखिरी में इस पर दस्तखत करने का राइट किसको है। तो इसमें आखिरी में दस्तखत करने का राइट जो है वो हेल्थ ऑफिसर जयश्री अविनाश आहिर को है। तो फिर उनको आरोपी ना बनाते हुए उनको इसमें फिरियादी कैसे बनाया गया? क्या वो इसमें आरोपी बनने, क्या उसको आरोपी नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल उनको आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि जब 3044 मामलों में से 1044 मामलों का जब मामला है और जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन के कस्टडी में हैं, पुलिसों के ताबे में, जब पुलिसों को पता है उस पर दस्तखत नहीं है, उसके ऊपर सिक्के नहीं है और उसके ऊपर हेर फेर करने वाले कौन है, तो सिर्फ प्रभाग नंबर 3 और 4 के अधिकारियों ही को क्यों बनाया जा रहा है? लिपिकों को ही क्यों बनाया जा रहा है? एप्लीकेंट अर्जदारों को ही इसमें आरोपी क्यों बनाया जा रहा है? जिनके थ्रू ये एप्लीकेशन गया है और जिनकी फाइनल दस्तखत की बुनियाद पे ये एप्लीकेशन फाइनल होता है, उनको क्यों आरोपी ना बनाया जाए? इसलिए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज मीडिया के ज़रिए ये बात सभी लोगों को पता चले कि आज ये जो हेल्थ ऑफिसर है जयश्री अविनाश आहिर और तहसीलदार है, इनको क्यों आरोपी नहीं बनाया गया। आप सभी लोग देख रहे हैं जिनके नाम में कोई डिस्क्रिपेंसी है, 4-4 महीनों से वो सलाखों के पीछे हैं। 302 के आरोपी देखो, 307 के आरोपी देखो, NDPS के आरोपी देखो, पॉक्सो के आरोपी देखो, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाहर आ जाते हैं। आज ये लेडीज़ लोगों की कोई मेजर गलती ना होते हुए भी उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। वकीलों की कोई गलती ना होते हुए वकीलों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि इसमें किस तरह का दूजा भाव किया जा रहा है। जो आरोपी होने चाहिए उनको ही फिरियादी बनाया जा रहा है। तो हमारे सीनियर एडवोकेट AI वासिफ की जानिब से आज ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि इसमें जल्द से जल्द जयश्री अविनाश आहिर और तहसीलदार को आरोपी बनाकर सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी 2 रोज़ पहले सरकारी वकील का एक बयान आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो जांच SIT की चल रही थी मालेगांव में, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याई को लेकर नहीं चल रही थी, जबकि पहले बताया जा रहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर चल रही थी। तो ये क्या है? अगर यही बात है तो फिर अपने हर रिमांड रिपोर्ट में पुलिस के हिस्से में ऐसा क्यों लिखा जाता कि ये आरोपी के एतबार से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलने पर ये बांग्लादेशी हो सकता है या फिर ये रोहिंग्या हो सकता है। जो पुलवामा का अटैक हुआ उसी तरह का मामला मालेगांव में भी पेश आ सकता है। तो अगर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के एतबार से नहीं है तो फिर ये पॉइंट क्यों मेंशन किए जा रहे हैं? और यही बात थी SIT की कि SIT ये सब एतबार से नहीं मालेगांव में मुनक्किद की, तो यही स्टेटमेंट उनका पहले भी होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट अभी क्यों चेंज हो रहा है? इससे क्लियरली पता चलता है कि SIT हो या ATS हो या ED हो, किसी को भी अब तक एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या निष्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए ED ने चाहे गजाला परवीन हो या फिर और आरोपी हो, उनको क्लीन चिट दिया है कि इनकी तरफ से कुछ भी निष्पन्न नहीं हुआ, ना इनकी तरफ से एक भी किसी भी एप्लीकेंट का बांग्लादेशी रोहिंग्या का डॉक्यूमेंट मिला या इनकी तरफ से किसी भी तरीके का वहाँ का रहवासी दाखला या रेसिडेंटशिप मिला। तो ये क्या यही वजह से ये अपना बयान इन्हें बदल के बता रहे हैं? कोर्ट में कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, इस तरीके की बात हो रही है क्या? जाहिर सी बात है, जो बात कोर्ट में की है वो भी मीडिया जानती है, जो बात कोर्ट के बाहर की है वो भी मीडिया जानती है। तो स्टेटमेंट बदलने से सिचुएशन तो नहीं बदल सकती, जो है सो है। और वही बात हम भी कर रहे हैं कि इसके अंदर आरोपी जो है वो हेल्थ ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन और तहसीलदार को भी बनाना चाहिए। है सुपर पावर नहीं बन सकता, आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है सुपर पावर बने और पूरी दुनिया में नाम हो, तरक्की हो, तो हर नागरिक को हायर एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन की लेना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए। तो सेवा ऑर्गेनाइजेशन का मकसद
हमारे जो बच्चे हैं ये दीनी सोच के साथ, दीनी तालीम के साथ जो है सरकारी शोबों में आला से आला ओहदों पर इनको पहुंचाना है। दरअसल आप तमाम हजरात इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि तालीमी मैदान में हमारा क्या रेशो है। हमारी पसमानदगी का मामला हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते होंगे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि हमारा तालीमी मैदान में हमारी कौम का कितना हिस्सा है। यानी इतना मामला ख़राब है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है, हम बहुत ज़्यादा हमारा वज़न नहीं रहेगा, हम बेवज़नी हो जाएंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो हम जागेंगे कब, हम कब बेदार होंगे। सेवा ये चाहती है कि हमारे बच्चे जहाँ पर मदरसा जा रहे हैं, जहाँ मकतब की तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं असरी तालीम में भी नुमाया कामयाबी हासिल करें, आला से आला सरकारी ओहदों पर फायज़ रहें। अब इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है वो माली मसाइल का बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। वालिदैन माली मसाइल की वजह से आला से आला तालीम हासिल करने के ताल्लुक़ से बहुत सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेवा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 सालों से गरीब और ज़हीन बच्चों की मुकम्मल माली ताउन कर रही है। हर तरीके का उनको जो है गाइडलाइन कर रही है। यहाँ तक कि घर घर जाकर तालीमी गश्त भी कर रही है। बच्चों से जाकर मालूमात दी जाती है कि आज स्कूल में आपने क्या पढ़ा, आपकी बयाज़ें बताइए, आपका जो दिन भर का शेड्यूल है आप किस तरह गुजार रहे हैं। आखिरी दर्जे में सेवा ग्रुप के ज़िम्मेदारान घर घर जाकर जो है बच्चों को पूरे दिन भर का टाइम टेबल तक बना कर देती है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कब क्या करना है। वालिदैन से कहा जाता है कि आपको हर महीना स्कूल में जाकर अपने बच्चे की कारगुजारी लेनी है, अपडेट लेना है और किस तरीके से अपने बच्चों पर ध्यान रखना है, तालीमी लाइन से क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सेवा ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से जो है रहबरी कर रही है, गाइड कर रही है। माली जहाँ ज़रूरत है, अगर किसी के पास हायर एजुकेशन के लिए बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है और उनके पास कम अमाउंट पहले से मौजूद है, तो बकिया रकम जो है, बकिया जो ज़रूरत है पैसे की, वो सेवा जो है वो पूरा कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तलबा जो है सरकारी डिपार्टमेंट में जो है जा चुके हैं सेवा के अंडर में, और 2 बच्चे जो है यूपीएससी जो है कामयाब करके आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। अभी इसी साल आपने सुना होगा अदीबा अनम नाम की जो बच्ची है, इस बच्ची ने आईएएस क्लियर किया है। ये हम सब के लिए एक भारतीय होने के नाते जो है हमें फ़ख्र है कि हमारी भारत की बेटी जो है पूरे महाराष्ट्र में एक वाहिद मुस्लिम, पहली मुस्लिम लड़की आईएएस जो हुई है उसको एजाज़ हासिल हुआ है। तो जो काम एवत महल में 10 साल से चल रहा है, पूरे सिस्टम को मालेगांव में भी शुरू करने का इरादा है। मालेगांव सेवा ग्रुप इस तरफ जो है इक़दाम उठा रही है, उसी की एक पहली कड़ी है, पहला कदम है कि पूरे ज़िम्मेदारान रियासती सतह के एवत महल से मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। 19 जुलाई और 20 जुलाई को 2 प्रोग्राम मालेगांव में इंशाअल्लाह मुनक़िद होंगे। पहला जो प्रोग्राम है 19 जुलाई को हज कमेटी में इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। 19 जुलाई के प्रोग्राम का मकसद ये है कि मालेगांव के अहम ज़िम्मेदारान, तालीमी मैदान में काम करने वाले हजरात, प्रोफेशनल्स, कौम के तई हमदर्दी रखने वाले हजरात, इनको जमा करके ये बताया जाएगा कि जिस तरीके से एवत महल में सेवा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो आकर यहाँ बताएंगे कि मालेगांव शहरियान को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। वो पूरा सिस्टम मालेगांव के ज़िम्मेदारान के सामने रख देंगे। अब प्रोग्राम के बाद, पूरी मालूमात हासिल करने के बाद, पूरा सिस्टम जानने के बाद
अब ये मालेगांव के मुखय्यरान कौम, हमदर्दान कौम और तालीमी मैदान में एक दर्द रखने वाले हजरात की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह मालेगांव में इस सेवा के काम को और अच्छे ढंग से हम किस तरीके से हम करें। इस मकसद से 19 तारीख को रात में हज कमेटी में प्रोग्राम होने वाला है। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए शहरियान मालेगांव के तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना वक्त आगे पीछे कर 19 तारीख को इशा की नमाज़ के बाद हज कमेटी स्कूल नंबर 1 ज़रूर पहुँचिए। उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है वो 20 तारीख को इतवार का दिन है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम का टाइम है और जो जगह है वो उर्दू घर में ये प्रोग्राम होने वाला है। ये जो प्रोग्राम रहेगा उर्दू घर में, मकातिब में पढ़ने वाले वो बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं और मकतब भी जाते हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ऐसे तमाम बच्चों के वालिदैन की खुसूसी नशिस्त है। 20 तारीख को बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। तमाम वालिदैन को वहाँ पर जमा किया जा रहा है और वालिदैन से बच्चों के तालीम के ताल्लुक़ से तरगीबी और तहरीकी बातें होगी। कुछ एवत महल में जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, हो सकता है कि उसमें कुछ नुमाया जो कामयाबी जो बच्चे हासिल किए वो बच्चे भी अपने ख़यालात का इज़हार हो सकता है उस प्रोग्राम में करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पूरा मकसद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कि हम जो है अब हमारा बेदार होने का वक्त आ चुका है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं शहरियान को जो सेवा ग्रुप मालेगांव जो पैगाम देना चाहता है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमने ये तस्लीम कर लिया है कि तालीम ही कौम की निजात का रास्ता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ माने नहीं बल्कि आगे आएँ और अमल करें। आज हम एक नया ख्वाब देखना चाहते हैं जहाँ हाफिज़ कुरान बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलेक्टर, सेक्रेटरीज़, गवर्नमेंट के अलग अलग शोबों में आला पैमाने पर, आला ओहदों पर जो हैं हमारे वो बच्चे जाएं जो हाफिज़ कुरान हैं, जो मदरसा भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं और दीनी सोच के साथ इन ओहदों पर जाकर पूरी इंसानियत की खिदमत करें। वालिदैन बच्चों को तालीम जो दे रहे हैं वो इस नीयत से दे कि ये दीन का हिस्सा है, इसको दीन से अलग ना समझें। जिस तरीके से मकतब की तालीम दी जाती है कि दीनी तालीम है, इसी तरह असरी तालीम को भी यही नीयत रखे कि ये भी दीन की तालीम है। हमने उलमा से सुना है कि कुछ मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को जमा किया। अब वहाँ पर जो है कैदियों से कहा गया कि अगर आपके पास जो भी इल्म है, अगर आप वो इल्म इनको सिखा देते हैं, हमारे साथियों को, यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को, तो हम जो है आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये जो वाक़या है इसका मफ़हूम यही निकलता है कि हमें तालीम जो है वो दीन की नीयत से ही बच्चों को देना चाहिए। उसमें कोई फ़र्क हमें नहीं करना चाहिए कि ये दीनी है, ये असरी है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अहले खैर हज़रात सिर्फ़ मस्जिद और मदरसा नहीं, इल्म व मुकाबला जाती इम्तिहान की भी सरपरस्ती करें। हम क्यों पीछे रह गए हैं और कब तक? हमें चाहिए कि हम अपने घरों में तालीम का चिराग जलाएं, बच्चों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेजें, आला से आला ओहदों पर फाइज करें। अब इस दौरान आपको जो भी मसाइल आ रहे हैं, सेवा तंजीम बहुत मुखलिस होकर आपके साथ खड़ी है, हर बच्चे के साथ खड़ी है, हर वालिदैन के साथ खड़ी है। जब भी ज़रूरत पड़े आप सेवा को याद कीजिए, सेवा हर तरीके से आपकी मदद करेगी इंशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि हम बेदार होंगे तभी हम आगे कोई कदम बढ़ाएंगे। अगर हम इसी तरह ख्वाब खरगोश जो है कि सोते रहें तो बहुत मुमकिन है कि आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है
उसमें कहीं दूर दूर तक रोशनी हमें दिखाई नहीं देगी। तो आखिर में मैं तमाम ही आए हुए प्रेस के ज़िम्मेदारों से, यूट्यूबर से, साफ़ी हज़रात से सेवा की तरफ से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस पैगाम को शहर के हर फ़र्द तक पहुँचाएँ। हो सकता है कोई गरीब बच्चा आपके इस पैगाम सुनकर हम तक पहुँचे और उसके आला ओहदों पर जाने का आप ज़रिया बन जाए, और अगर वो इंसानियत की खिदमत करता है खुलूस दिल से, तो ये आप सवाब जारिया का एक ज़रिया भी बन सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।